वीरपुर नाम का एक गांव था। वहां अनामिका और शारदा सास बहू रहा करती थी। अच्छे परिवार से थे वो। घर पे कोई पुरुष सदस्य ना होने की वजह से ये उनके लिए अभिशाप जैसा हो गया। अनामिका खेत में काम करती थी और जो पैसे कमाती थी उससे अपनी बीमार सास और बच्चों का देखभाल करती थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन शारदा को अचानक से हिचकियां आने लगती है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। वो एक बुजुर्ग इंसान जो इसकी चिकित्सा करते थे उसके पास भाग कर गई, पर जब तक वो उन्हें लेकर आई शारदा की जान जा चुकी थी। शारदा को मृत देखकर अनामिका खुद को रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। सासू माँ, एक बार मेरे लिए उठिए, एक बार उठिए। आप परिवार में सबसे बुजुर्ग थी। आप हमें अगर इस तरह से छोड़ के चली जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे? इस तरह वो सिसक सिसक के रोने लगी। लाश को देखने के लिए आसपास के पड़ोसी तक उनके यहाँ नहीं आए, क्योंकि वो बहुत दरिद्र परिवार से थे। उनके कोई रिश्तेदार भी नहीं थे जो उनसे मिलने आए। इसीलिए सभी को लगने लगा शारदा की मृत्यु कुष्ठ व्याधि से हुआ और इस वजह से डर के मारे वो उनके पास भी ना आए। अनामिका बहुत देर तक रोती रही। फिर गांव के डॉक्टर साहब कहने लगे, यहाँ शव है ये जान के भी कोई नहीं आ रहा है। ज्यादा देर तक ऐसे ही रखने से बदबू आने लगेगी। मैं अब ऐसे ही बुजुर्ग हूँ, ज्यादा मदद तो नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कहकर वो उसके हाथ में कुछ पैसे देते हैं और फिर वहां से वो चले जाते हैं। अनामिका को बहुत बुरा लगता है। फिर वो अपने बेटे को पेट से बांधती है और सासू माँ की लाश को कंधे से उठाकर शमशान घाट तक ले जाती है। पड़ोसियों को उसकी परिस्थिति देखकर बहुत दुख तो होता है, पर कोई ऐसा नहीं होता है जिसकी सहायता करने की फितरत हो। बेचारी अनामिका बहुत दूर तक उस लाश को खींचते हुए वो फिर शमशान घाट पहुंचती है। लाश को नीचे रख के वो कहती है, सासू माँ, हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि हम गरीब परिवार में पैदा हुए हैं ना, यही हमारा पाप है। मैं बस आपके लिए इतना ही कर सकती थी। डॉक्टर साहब ने जो पैसे दिए थे अनामिका उससे जलाने की लकड़ियां खरीद ले आती है। उन लकड़ियों से जलाने की चिता बनाकर वो तैयार कर लेती है। फिर उसमें वो अपनी सासू माँ को सुलाती है और दाह संस्कार करती है। बाद में वो दुखी मन से अपने बच्चे को लेती है और घर लौट जाती है। लेकिन घर लौटने के बाद वो बस एक ही बात सोचे जा रही थी, कल अगर मेरी मौत हो जाती है तो ये लोग मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे। गरीब होना कोई पाप नहीं। हम बहुत परिश्रम करते हैं पैसे कमाने के लिए। जो पैसे कमाते हैं वो दवाइयाँ और बाकी चीजों में खर्च होते हैं और पैसे ऐसे ही निकल जाते हैं। लेकिन आखिरी वक्त में सासू माँ के अंतिम संस्कार के वक्त सिर्फ मैं ही थी। ये सोचकर वो बहुत दुखी हुई। फिर दिन निकलते गए। पहले जैसा अनामिका काम पे जाने लगी। बीच रास्ते में उसे एक अनाथ लाश मिलती है। वहां पे बहुत सारे इंसान घूम तो रहे थे, पर उस लाश को देखकर कोई उसके पास आ नहीं रहा था। अनामिका वहां पे जाती है और वो अपने पैसे खर्च करके उस लाश का अंतिम संस्कार कराने का फैसला लेती है। फिर उस लाश को शमशान ले जाकर अंतिम संस्कार कर देती है। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। ऐसे बहुत से इंसान हैं जिनका कोई नहीं है देखभाल करने। ऐसे कैसे? मुझे सोचना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए मैं खड़ी रहूंगी। पर अच्छा होता अगर मुझे कहीं से कुछ सहायता मिल जाती तो मैं अच्छे से कर पाती। फिर जो पैसे वो कमाने लगी उसे बड़ी सोच समझ के खर्च करने लगी अनामिका। फिर उसके आसपास के जगह में अगर कोई बेनामी लाश मिलती थी तो अनामिका उसे शमशान घाट ले जाती थी और उसका अंतिम संस्कार कराती थी। ऐसे पूरे गांव में धीरे धीरे लोग अनामिका का नाम जानने लगे। इस तरह वो बेनामी लाशों की जिम्मेदारी लेने लगती है और लोग भी उसे बेनामी लाशों के रक्षक के नाम से बुलाने लगते हैं। लोग उनके बारे में चर्चा करने लगते हैं। हमारे ग्रंथ को अपमान किया जा रहा है। एक महिला होकर यह दाह संस्कार कर रही है। इस तरह वो उसके बारे में तर्क वितर्क करते हैं। ये सारी बातें सुनकर अनामिका कहती है, ईश्वर ने मर्द और औरत के बीच में कोई फर्क नहीं बनाया। ये फर्क जो बनाया है
वो इंसान ने बनाया है। ईश्वर की नजर में सभी समान महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। जो लोग अकेले हैं, मैं उनकी सहायता करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो ईश्वर से जुड़ सके। भले ही आप मुझे मदद ना करें, फिर भी ठीक है, पर बीच में आगे हस्तक्षेप करने की कोशिश ना करें। इस तरह वो सभी को मुंह तोड़ जवाब देती है। इस बीच एक फोटोग्राफर वहाँ पे आता है और उसकी तस्वीर ले लेता है। वो एक पत्रकार था। वो उसके बारे में बहुत ही प्रेरक लेख लिखता है और उसका नाम अखबारों में प्रसिद्ध हो जाता है। लोग उसे अभिनंदन देने लगते हैं। उसका नाम सरकार तक पहुँच जाती है। फिर उसकी प्रशंसा करते हुए सरकार उसे पैसे भी भेजते हैं। ये जानने के बाद जो लोग अच्छे मन के थे, वो पैसे देकर उसे सहायता करने की कोशिश करने लगे। फिर अनामिका उन पैसों से एक आश्रम बनाती है। अनामिका आसपास के गांव में जितने लोग लाचार थे, भीख मांगते थे, बुजुर्ग थे, उन सभी को वहां ले आती है और अच्छे से पेट भर के सभी को खाना खिलाती है। सभी लोग इस बात से बहुत खुश होते हैं। वहां आकर सभी ने एक साथ मिलके एक नया परिवार बनाते हैं। अपने खून के सारे सगे संबंधियों को छोड़ के नए लोगों के साथ रिश्ता जोड़ते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये देखकर अनामिका को बहुत खुशी मिलती है। हे ईश्वर, ये सबसे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सब देखकर सासू माँ की आत्मा को शांति जरूर मिल रही होगी। अनाथ लाश होके कोई ना मरे, उनके मन में ये सुखद विचार होना चाहिए कि उनके लिए कोई है और खुशी खुशी ईश्वर के पास जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर वो अपनी सासू माँ और ईश्वर को याद करने लगती है। बाद में सबके साथ मिलके वो खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। वो मांडरपुर गांव था। वहाँ शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। शारदा बहुत ही धनी थी। उसका बेटा रमेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। महीने की 1 लाख रुपए सैलरी थी। रमेश ने अनामिका से प्रेम विवाह किया था, पर शारदा को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी, क्योंकि अनामिका गरीब परिवार से थी। शारदा को और पसंद नहीं थी। दुर्भाग्यक्रम से रमेश ने प्यार करके शादी की, इसीलिए उसके 1 लाख की तनख्वाह शारदा के हाथ में आने बंद हो गए। इस वजह से शारदा को अनामिका पे और गुस्सा आता था। लेकिन अनामिका सासू माँ को बहुत श्रद्धा करती थी और उनकी बहुत सेवा करती थी। पर शारदा अनामिका पर बहुत अत्याचार करती थी। हे, अभी तुम आ रही हो? कब से मैं तुम्हें चाय के लिए चिल्ला रही हूँ? अभी ले आती हूँ सासू माँ। आधे घंटे पहले कहा था, अब तक तुम कहाँ थी? वो पड़ोस वाली चाची आई थी सासू माँ। क्या बात कर रही थी तुम उससे? वो तो बस अपने पति को छोड़ के घूमते रहती है। असल में उनके बेटे ने एक नया टीवी लाया है सासू माँ, उसी को सेट करने के लिए मुझे बुलाई थी। वाह 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 वाह, जो मैंने कहा वो ना करके तुम बस बाहर आराम से घूमते रहो। ऐसा क्यों कह रही है सासू माँ? मैं तो बस बगल में ही गई थी। अपने बेटे को डांटना होगा। वो ऐसी लड़की ले आया जिसका कोई ठिकाना नहीं। अनामिका को शारदा डांटती है। तब तक रमेश वहां पे आ जाता है। क्या हुआ माँ, लड़ाई क्यों हो रही है? देखो, मैंने तुम्हारी पत्नी से 1 घंटे पहले कहा था चाय ले आओ, अब तक नहीं लाई। और पूछो तो कह रही है पड़ोस के घर में वो गई थी। अनामिका, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि उनके मामलों में मत घुसा करो। तुम चाय बना के दे के फिर चली जाती। मुझसे गलती हो गई। पड़ोस वाली चाची बुलाई और मैं चली गई। मैं भूल ही गई कि सासू माँ ने चाय मांगा था। अभी जाके मैं चाय ले आती हूँ। ऐसा कहकर अनामिका अंदर चली जाती है। मैंने पहले ही कहा था इस लड़की को घर पे मत लाओ, पर तुमने एक ना सुनी। अब असली चेहरा दिखा रही है, पूरे गांव में घूमती फिर रही है। माँ, जो होना था हो गया, छोड़ो ना। उसने तो कहा कि वो भूल गई थी। अब मैं जाके आपके लिए चाय बना के ले आता हूँ। ऐसा कहकर रमेश भी अंदर चला जाता है। बेवजह इस फूटी किस्मत वाली लड़की को उठा ले आया और यहाँ लाके रख दिया। किसी तरह उसे मुझे बाहर निकालना ही होगा, घर से नहीं तो दुनिया से ही सही। तब जाके मुझे शांति मिलेगी। फिर मैं अपने बेटे की शादी कराऊंगी जो हमारे बराबरी के हो। इस तरह वो अनामिका को मारने की कोशिश करने लगती है। अगली सुबह जब अनामिका सीढ़ियों से नीचे आ रही थी,
तब शारदा ने सीढ़ियों पे तेल डाल के रखा था। अनामिका किस्मत से वहां से बच निकली। फिर शारदा उसे बुला के कहती है, अनामिका, नहाने का गर्म पानी कर दो तो, हीटर बगल में ही है। उसने तार निकाल रखा था स्विच बोर्ड से ताकि अनामिका के छूते ही उसे करंट लगे। ठीक है सासू माँ। इस विषय में बिना जाने हुए अनामिका जैसे ही स्विच बोर्ड ऑन करने गई, उसी वक्त करंट ऑफ हो गया। अरे, सारे परिकल्पनाओं से ये बच जा रही है, मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा अब। फिर उसने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और बोर वायर को ऐसे रख दिया ताकि छूते ही उसे करंट लगे। कैसे भी करके अनामिका वहां जाएगी बोर वायर के पास, बोर्ड को स्विच ऑन करने के लिए, और बिजली लग के वो अपनी जान गंवा बैठेगी। ये सोचकर वहां से वो चली जाती है। अगले दिन अनामिका की लेट से आंखें खुलती है। उसके बदले रमेश वहां जाता है बोर्ड स्विच ऑन करने के लिए। तारे निकली हुई है ये देखकर उसने अनुमान लगाया। फिर उसने इलेक्ट्रिशियन को बुला के उसे ठीक कर दिया। उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। इतनी बार कोशिश करने के बावजूद वो मरी नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ। इस बार कैसे भी उसे मारना होगा। इस तरह शारदा सोचती है। शारदा का घर 2 तल्ले का था। रोज अनामिका कपड़े सुखाने के लिए छत पे जाया करती थी। ये सोचकर शारदा के दिमाग में एक उपाय आया। उस दिन सुबह से ही शारदा अनामिका पे नजर रखी हुई थी। शारदा अनामिका पे नजर रखी है ऐसा रमेश को संदेह हुआ। सासू माँ, मैं कपड़े सुखाने के लिए छत पे जा रही हूँ। स्टोव पे सांबर रखा हुआ है, जरा देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगी। इस तरह शारदा कहती है। रमेश ने गौर किया कि अनामिका जैसी छत पे गई, शारदा उसके पीछे पीछे गई। अनामिका कपड़े सुखा रही थी, बिल्कुल छत के कोने में बैठ के। शारदा अचानक से पीछे से जाकर अनामिका को नीचे गिराने की कोशिश करती है। ये देखकर रमेश दौड़ के छत पे जाता है और अनामिका को खींच के हटा लेता है। अनामिका के साइड हटते ही शारदा का बैलेंस गड़बड़ा जाता है और वो 2 तल्ले से नीचे गिर जाती है। 2 तल्ले ऊपर से नीचे गिरने की वजह से शारदा के दोनों पैर टूट जाते हैं। फिर शारदा की जिंदगी व्हीलचेयर तक सीमित रह जाती है। सब कुछ जानने के बावजूद अनामिका शारदा की बहुत सेवा करती है। ये सब देखकर रमेश शारदा से जाके कहता है, माँ, जबकि तुम उसे मारने की कोशिश की, देखो फिर भी वो तुम्हारी कितने अच्छे से देखभाल कर रही है। यही उसका स्वभाव है। अब समझी मैंने लाखों रुपए का दहेज छोड़ के क्यों अनामिका से शादी की। ये उसका स्वभाव है, वो हर किसी का भला करना चाहती है। कम से कम अब तो सुधर जाओ और अच्छे से बर्ताव करो। इतने दिनों से मुझे लगता था कि सुख केवल पैसों में ही है। उसे मत कहना, वो नफरत करने लगेगी। मेरी किस्मत अच्छी है कि ऐसी बहू मुझे मिली। इस तरह शारदा कहती है और फिर मन ही मन खुश हो जाती है।